चलो अब इन्होंने क्या कहा, सीए प्रकाश इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹2000 इन एस लिमिटेड. एस लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड है, यानी कि सीए प्रकाश ने एच लिमिटेड की सब्सिडियरी में अगर ₹1 का भी शेयर लिया हुआ है, ₹1 का भी डिबेंचर लिया हुआ है, ₹1 का भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकते. ना वो ऑडिट कर सकते, ना उनका पार्टनर ऑडिट कर सकता. ओके, आराम आराम से पढ़ते हैं. ठीक, नाउ अब आप ये बताओ, अगर इसी वाले क्वेश्चन में अगर उन्होंने डिबेंचर्स होल्ड किए होते तो क्या वो क्वालिफाइड होते? नहीं. इफ ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, पर इसमें एक एक्सेप्शन आने वाली है, अभी के अभी रिलेटिव के बारे में एक्सेप्शन आने वाली है. ठीक है, सो डोंट वरी. चलो, इफ ही होल्ड्स डिबेंचर्स रादर देन, तो क्या ये है? ओके, in this question if he holds derivatives rather than shares, is he qualified? No, even then he is not qualified. Why? क्यों ऐसा है? Because the term if he holds any security in company की को सब्सिडरी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग, और यहां पर सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. अभी हम डेरिवेटिव्स को याद भी कर सकते हैं बस. ठीक है, चलो अब ये क्या कहता है, इंपॉर्टेंट. इन क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में लग चुके हैं. ओके, कि एक सीए प्रकाशा है, सीए प्रकाशा को एक कंपनी वाले अप्रोच करते हैं कि जी आप ये बताओ, आप हमारे ऑडिटर बनना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? तो सीए प्रकाशा के पास में ना कंपनी की, होल्डिंग कंपनी के थोड़े शेयर्स थे. सीए प्रकाशा को जैसे ही पता चला कि भाई ये लोग मेरे को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, उस अपॉइंटमेंट से पहले उसने फटाक से सारे के सारे शेयर्स को बेच दिया. कभी थे या चलो कभी जिंदगी में 2 साल पहले उसके पास में उस कंपनी के शेयर्स थे, पर अभी नहीं है. तो अब बताओ, आज के दिन क्या वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है. आज के दिन वो कौन सा, उसके पास कोई वोटिंग राइट है? आज के दिन वो कौन सा कोई जाकर के और किसी चीज के ऊपर वो डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है? ओके, तो इन क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन फॉर एमसीक्यूज. If he sells these shares before his appointment, is he qualified to be appointed as auditor? Yes. अब आप बताओ क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो फ्लो चार्ट लग गया ना. कौन सा वाला? ये डिस्क्वालिफिकेशन या तो पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट पर देखेंगे या अपॉइंटमेंट के बाद में देखी जाएगी. अगर वो कभी बहुत जमाने पहले शेयर या सिक्योरिटी रखता था बट अभी वो उनको बेच चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब भी उसका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, अगर मानो अपॉइंटमेंट एजीएम में होने जा रहा है, अभी तो उसके पास में नहीं है ना वो शेयर्स, बेच चुका ना वो उन शेयर्स को, राइट? तो ये, और ये पॉइंट प्लीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ना इंडेटनेस के साथ में भी बहुत ज्यादा आता है. चलो अब ये कहते हैं इन क्वेश्चन नंबर 7, इफ ही हिमसेल्फ, मैं ना यहां पर वर्ड हिमसेल्फ भी लगा रही हूं, इफ ही हिमसेल्फ परचेजेस सच शेयर्स आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर, मतलब एक सीए प्रकाशा को भाई कंपनी ने अपॉइंट कर लिया एज ऑडिटर. अब सीए प्रकाशा ने ऑडिटर बनने के बाद में उठा के और कंपनी की, होल्डिंग कंपनी के 20 रुपए के शेयर खरीद लिए. मैं तो बोल रहा हूं केवल 20 रुपए के शेयर खरीद लिए. जिस मोमेंट जिस पल उसने शेयर्स खरीदे, खुद शेयर्स खरीदे, वो उसी मोमेंट क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया और उसने अपना ऑफिस क्या कर दिया, वेकेट कर दिया. क्यों? क्योंकि उसका उसी पल एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया. अच्छा मैम फिर ये बताओ अब क्या होगा? अरे बाबा अब क्या होना है, अब क्या होगा? अब एक सेक्शन लगेगा, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8. घबराने की जरूरत नहीं है, और 2-4 घंटे की बात है, उसके बाद में आपके पास में 139 आ ही जाएगा. ओके, तो इन्होंने क्या बोला, अगर उसने बाद में शेयर्स को खरीद लिया तो क्या होएगा? कैजुअल वैकेंसी. The moment he purchases, the moment he disqualifies, he shall vacate his office. चलिए जी बताइए,
अब इतने क्वेश्चंस में आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओके तो अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद, अभी मैं थोड़ा रिलेटिव पे रुक के आऊंगी, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद या तो कंपनी में या तो कंपनी की होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में, को सब्सिडरी में कोई भी सिक्योरिटी रखता है, कोई भी, फिर से बोल रही हूं, कोई भी सिक्योरिटी, 1 रुपए की भी सिक्योरिटी रखता है, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर उसने सिक्योरिटी खरीदी ऑडिटर बनने के बाद में, तो जैसे ही जिस पल उसने सिक्योरिटी खरीदी उसी पल वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा और फिर एक सेक्शन लगेगा, वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 आएगा आगे चलकर। ठीक है, चलो अब किताब से पढ़ते हैं। किताब ने यही तो बात बोली थी, अ पर्सन जो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर होल्ड कर रहा है एनी सिक्योरिटी, पर मैंने इस एनी सिक्योरिटी पे एक स्टार लगाया और हम उस स्टार के बाद में चले गए ये वाले पर्टिकुलर स्टार पर। ठीक है, ये जो स्टार है बच्चे, ये स्टार प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, ये जो स्टार है ये केवल और केवल, आपने मेरे साथ फ्लो चार्ट बनाया है ना, आप कभी गलती नहीं करेंगे अगर आपने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ये वाला। पता है क्यों नहीं करेंगे गलती? बहुत बच्चे पढ़ने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, वो लोग इस स्टार को तीनों पॉइंट्स में लगा देते हैं। नहीं, ये स्टार तीनों पॉइंट्स में नहीं है, ये स्टार केवल और केवल एनी सिक्योरिटी वाले पॉइंट में है। ये इंडेटेड वाले का स्टार नहीं है, ये इंडेटेड वाले की एक्सेप्शन नहीं है, ये गारंटर या सिक्योरिटी वाले की एक्सेप्शन नहीं है। मेरी किताब में एमसीक्यूज बनाए हुए हैं इसके ऊपर, और बच्चे बड़े अच्छे से, कई बार बच्चे ना क्वेरी लिख करके पूछते हैं मैम क्यों, ये तो एक्सेप्शन है रिलेटिव वाला। अरे बाबा, फ्लो चार्ट तो कॉपी कराया है ना अच्छे से क्लास में। स्टार केवल किसका एक्सेप्शन है? केवल और केवल एनी सिक्योरिटी वाले पॉइंट का एक्सेप्शन है। इंडेटेड नहीं पढ़ाया, इंडेटेड का भी एक्सेप्शन नहीं है, और गारंटर या सिक्योरिटी का भी एक्सेप्शन नहीं है। चलो, तो ये क्या है स्टार? देखो ध्यान से सुनना प्लीज। ये जो स्टार है ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है 141 सबसेक्शन 3 के डी में जो होल्ड्स एनी सिक्योरिटी वाला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट का, केवल उस वाले पॉइंट का, दैट्स इट। बहुत अच्छे से समझना। देखो, ऐसा एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, कोई चेंज है ना, जिसमें नॉर्मल रूल नहीं लगता, राइट? देखो नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल है जैसे तुमने या जैसे तुम्हारे पार्टनर ने या तो कंपनी में या कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी या कहीं पर भी अगर 1 रुपए का भी शेयर लिया, 1 रुपए का भी शेयर लिया, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, है ना? अब ये कहता है, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचो लॉ मेकर्स ने क्या सोचा होगा। ऑल्दो इसके अंदर एक ड्राफ्टिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, पर फिर भी सोचो, वो मैं प्रॉब्लम आपको बाद में बताऊंगी। इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। अब तो जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसमें ना, लेट मी आस्क यू वन थिंग। देखो, अगर मान लो अमन का अपॉइंटमेंट हो गया भाई कंपनी के अंदर, है ना, मान लो चलो अमन का अपॉइंटमेंट हो गया रिलायंस के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, जब अमन का अपॉइंटमेंट रिलायंस के अंदर एज ऑडिटर हो गया, अमन को सपने थोड़ी ना आ रहा है। अमन के पापा ने, पापा जो रिलेटिव है, ठीक है, तो अमन के पापा ने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, से फॉर एग्जांपल मान लो 50 लाख के। अब बताओ, अमन के पापा ने शेयर्स खरीद लिए, कंपनीज एक्ट ये मान के चलता है कि रिलेटिव्स जो हैं, और अभी मैं रिलेटिव की लिस्ट पढ़ाने वाली हूँ फिर से आपको, कि जो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स आपके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। भाई देख, मेरे पास में ना वहां के ना शेयर्स हैं, ठीक है, मुझे भी पता उन लोगों ने ना झूठा प्रॉफिट दिखा रखा है, पर ना एक बात सुन, अपनी ना ऑडिट रिपोर्ट ना क्वालिफाई मत करना तुम। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है बेटा? मुझे पता है तू ऑडिटर है वहां का, समझा? क्यों? क्योंकि मेरे को ना डिविडेंड मिलने वाला है बहुत सारा। सो प्लीज, देयर कैन बी conflict of interest. There can be certain situations which may hamper your independence as auditor. But एक बात बताओ, अब ऐसे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं?
देखो अगर सीए अमन ऑडिटर है तो उसको ये ट्रैक रखना पापा ने कितने के शेयर्स खरीदे, कितने के नहीं खरीदे, क्या करें, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जैसे उसके पापा शेयर्स खरीदेंगे या उसके भैया शेयर्स खरीदेंगे या उसकी दीदी शेयर्स खरीदेंगे या उसकी वाइफ शेयर खरीदेंगे या उसका बेटा शेयर खरीदेगा या बेटी शेयर खरीदेगी, व्हाटएवर रिलेटिव्स की लिस्ट, वैसे ही बंदे ने क्या हो जाना, डिस्क्वालीफाइड हो जाना है और अपना ऑफिस वेकेट कर देना है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब एक काम करते हैं, इसके लिए एक तरह की रियायत देते हैं सीए को। कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो जो अगर मान लो सीए अमन ऑडिटर है एक कंपनी का, तो अपने एक्शंस के लिए तो ठीक है भाई वो जिम्मेवार है, बट अगर मान लो उसके पापा ने कुछ शेयर्स ले लिए और ये रोजाना खरीद फरोख्त स्टॉक मार्केट में चलती रहती है, तो कैसे होएगा? तो कहता है however a person shall not be disqualified. However, a person shall not be disqualified if his relative holds any security in the company of face value not exceeding 1,000 or such sum as may be prescribed. अब जब लॉ मेकर्स ने प्रेस्क्राइब कर दिया सम, तो ये जो वैल्यू है ना 1,000 वाली, ये बेकार हो जाती है। मैम कैसे? उन लोग ने प्रिस्क्राइब वैल्यू कर दी 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देखो एक्ट में लिखा कि या तो 1,000 या सच सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब क्या कर दी उन्होंने? वैल्यू प्रिस्क्राइब कर दी 1 लाख। इसका मतलब अगर तुम्हारे रिलेटिव ने कंपनी के अंदर 1 लाख तक की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, सिक्योरिटी, चलो शेयर्स डिबेंचर्स व्हाटएवर होल्ड किए हुए हैं, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होगे। ठीक है, इफ अ रिलेटिव एक्वायर्स एनी सिक्योरिटी एक्सीडिंग ₹1 लाख, इवन अगर आपके रिलेटिव ने 1 लाख से अधिक की सिक्योरिटी होल्ड कर ली, then the auditor shall take the corrective action within next 60 days. इसका मतलब यूं तो आप तभी की तभी डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो, पर अगर रिलेटिव ने 1 लाख से अधिक की सिक्योरिटी होल्ड करी या सिक्योरिटीज खरीद ली, तो आपको 60 दिन मिलेंगे। आप अपनी रिलेटिव के पास जाइए, मान लो आपके रिलेटिव ने 1.5 लाख की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, माइंडेड, मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फेस वैल्यू है ये, मार्केट वैल्यू नहीं है, राइट? अगर आपके रिलेटिव ने 1.5 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो आप अपने रिलेटिव के पास जाओ, आपको 60 दिन का वक्त दिया जा रहा है ऑडिटर साहब, आप जाकर के उसको ये बोलो कि देखो आप अपने कुछ शेयर्स बेच दो। अब उसने 1.50 लाख में से मान लो 60,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स बेच दिए, तो आपके कहने पर, आप कौन हो? आप कंपनी के ऑडिटर हो, तो आपके रिलेटिव के पास जो अब शेयर्स है वो कम रह गए ना, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉइंट केवल और केवल किसका एक्सेप्शन है? ये पॉइंट केवल और केवल किसका एक्सेप्शन है? होल्ड्स एनी सिक्योरिटी बाय रिलेटिव वाले पॉइंट का एक्सेप्शन है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे स्टडी मटेरियल ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, राइट? ये कहते हैं इफ हिज रिलेटिव होल्ड्स एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी, माइंडेड, इन द कंपनी। अब बात सुनो, अगर ये कहता है इन द कंपनी, तो इन द कंपनी का क्या मतलब है? देखो इसका मतलब अगर रिलेटिव कंपनी में शेयर्स खरीद रहा है, तो कंपनी में वो 1 लाख तक की फेस वैल्यू के शेयर्स रख सकता है, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, पर अगर उसने कंपनी की, अगर रिलेटिव की बात करें, अगर अमन के रिलेटिव ने कंपनी की होल्डिंग में 1 रुपए का भी शेयर खरीदा या 1 रुपए का भी फेस वैल्यू का डिबेंचर खरीदा, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। दिस इज सो बैड, बट स्टिल दिस इज हाउ लॉ इज, एंड लॉ इज लॉ, हम उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अगर लॉ मेकर्स ने इस प्रोविजन में, इसके एक्सेप्शन में सिर्फ कंपनी वर्ड को यूज किया है, तो ठीक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आप मेरे को 1-2 चीजें बताओगे प्लीज, आराम से।
राइट, पहली बात। शेयर्स, डेरिवेटिव्स, डिबेंचर्स, सबको सिक्योरिटी बोलेंगे। रिलेटिव, आप अगर लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो। रिलेटिव कैन होल्ड अप टू 1 लाख फेस वैल्यू इन सेम कंपनी। आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होगे, आप ऑडिटर बन सकते हो इवन इफ योर रिलेटिव इज होल्डिंग any security having face value up to 1 lakh rupees. If the relative is holding more than 1 lakh, then you would be given 60 days to take corrective actions. Okay, आप उसको बोल करके और उसकी होल्डिंग को 1 लाख के विद इन ले आइए, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, आपको 60 दिन का वक्त मिला ये काम करने के लिए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। But if the relative holds any security in holding subsidiary, co-subsidiary, तो आप disqualified हो जाते हैं। Yeah, this is strange but true. ठीक है, आप प्लीज इसको लिखिए, फिर हम क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, आप प्लीज इतनी बात को लिखिएगा। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये जो रिलेटिव वाला एक्सेप्शन है ना, अगर आप या आपके पार्टनर ने 1 रुपए का भी शेयर खरीदा कहीं भी, 1 रुपए का भी डिबेंचर खरीदा कहीं भी, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। पर आपका रिलेटिव 1 लाख तक का सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है सेम कंपनी में। पर अगर आपके रिलेटिव ने 1 भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड की होल्डिंग सब्सिडरी या को सब्सिडरी में, तो आप कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाइएगा। ओके, अब एक इसी बात को सोच करके एक एक्सप्लेनेशन आता है। आप कहते हो HRP, हिमसेल्फ, रिलेटिव और पार्टनर, आप ऐसे ही बोलते हो ना। तो पार्टनर का मतलब, देखो ये बात स्टडी मटेरियल ने लिखी नहीं है, लॉ मेकर्स ने कहीं बहुत क्लैरिफाई नहीं की हुई है, बट प्लीज इसका यही एक्सप्लेनेशन है। अगर मान लो हमारी एक फर्म अपॉइंट हुई, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मान लो ARN एंड कंपनी अपॉइंट हुई, ठीक है जी, इसमें A और R तो CA हैं और ये जो N है ये कंपनी सेक्रेटरी है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, इफ यू और योर रिलेटिव और योर पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, अगर मान लो आप दोनों में से कोई, मान लो से फॉर एग्जांपल रिलायंस एक कंपनी, उस कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, है ना। अभी कहते हैं एनी पार्टनर, अगर आपका कोई पार्टनर जो नॉन सीए है, अगर वो नॉन सीए कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, मैं फिर बोल रही हूं, अगर वो नॉन सीए, मैंने लिखा वेदर सीए और नॉट, बस यहां तक आप नोटिंग कर लें। तो पार्टनर का मतलब एनी पार्टनर वेदर सी और नॉट। अगर आपका कोई भी पार्टनर, इवन इफ ही इज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म है ना, और उसके अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी और साथ में कंपनी सेक्रेटरी भी है, इवन अगर वो कंपनी सेक्रेटरी भी कुछ भी शेयर्स को होल्ड करता है, तो भी आपकी फर्म डिस्क्वालिफाइड, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो ऑडिटर की तरह से काम करने के लिए, चाहे वो सीए पार्टनर हो चाहे वो नॉन सीए पार्टनर हो। क्योंकि क्लॉज नंबर डी ने क्या बोला है, हु और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव, उसने सीए पार्टनर तो ये वर्ड यूज नहीं किया, तो आपका कोई भी पार्टनर, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीए नहीं हो, अगर उसने भी कोई शेयर्स होल्ड किया है या उसने भी यदि उधार लिया है 5 लाख से अधिक का, जो आप बात कर रहे थे, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ओके, चलो गुड। अब क्या कर रहे हैं, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा दिस क्वेश्चन, देखो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। फादर ऑफ मिस्टर ए अ चार्टर्ड अकाउंटेंट,
ठीक है, बाय शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹95,000। पहले आप खुद से इसको ट्राई करेंगे, राइट? ये क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस, थोड़ी ज्यादा लैंग्वेज घुमा करके आपके पास एग्जाम्स में आ जाने वाले हैं और आ चुके हैं, राइट? तो बाय शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹95,000 जिनका मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इन द कंपनी, उस कंपनी में खरीदे जिसके कि मिस्टर ए ऑडिटर है। आप बताओ ये वैलिड है? मिस्टर ए ऑडिटर रहेंगे, वो क्वालिफाइड हैं या वो डिस्क्वालिफाइड हो गए, हुआ क्या? आपके पास में सोचने के लिए 30 सेकेंड्स है, ठीक है? यानी ऑडिटर के पापा ने उसी कंपनी के, जिस कंपनी में वो ऑडिटर है, उस कंपनी के 95,000 रुपीज की फेस वैल्यू, बट उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए है, उस कंपनी में खरीद लिए। आप बताओ क्या होएगा अब? हाँ, चीटिंग कर सकते हो, बुक में से आप क्लॉज नंबर डी अभी देख सकते हो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, he is qualified, he is not disqualified, he is not disqualified. Why? Because face value is only 95K है, because the relative is, अभी मैं relative की definition पे भी आऊंगी, please don't worry, because his relative is holding shares in the company having face value less than, obviously not exceeding 1 lakh. चलो, if face value is 2.5 लाख, then what is the consequence? इसी वाले क्वेश्चन में अगर मान लो फेस वैल्यू भी 2.5 लाख रुपए होती, चलो भले मार्केट वैल्यू उसकी 4 रुपए क्यों ना होती, पर अगर फेस वैल्यू, क्योंकि पता है मार्केट वैल्यूज तो बहुत फ्लक्चुएट होती रहती हैं, लॉ मेकर्स ने बोला फेस वैल्यू के ऊपर चलते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता? वो बंदा डिस्क्वालिफाइड हो जाता, और क्योंकि रिलेटिव की वजह से है तो उसको 60 दिन मिलते करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। करेक्टिव एक्शन अब तो समझ में आ गया ना, कि वो जाकर के अपने रिलेटिव को बोल सकते हैं कि पापा प्लीज इतने शेयर्स बेच दो ताकि आपकी होल्डिंग विद इन 1 लाख हो जाए, वो 1 लाख से एक्सीड नहीं करे, 1 लाख की फेस वैल्यू को एक्सीड नहीं करे। तो 60 दिन तक वो ऑडिटर बने रहेंगे, और यदि पापा ने ऐसा नहीं किया, रिलेटिव ने ऐसा नहीं किया, तो 60 दिन के बाद उनको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ही विल बी हैविंग 60 डेज। डोंट वरी, किताब में पीछे, इसी चैप्टर के पीछे आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं बहुत से क्वेश्चंस के। क्वेश्चन आंसर, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, बार बार क्वेश्चन आंसर सिर्फ रट्टा मत लगाओ, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, इन्हीं से आपका बेस तैयार होगा, इन्हीं से आपके एमसीक्यूज लगेंगे, इन्हीं से आप केस स्टडी के आंसर लिखने लायक होगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने कहा आपसे कि जब ये पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पे जरा रिलेटिव का मतलब भी देख लेना, रिलेटिव कौन है या नहीं, है ना? चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, मतलब कौन कौन रिलेटिव है, क्या ये लोग भी रिलेटिव्स में आते हैं? देखते हैं, सोचते हैं। चलो देखो, यहाँ पर जहां मैंने ये सेक्शन को खत्म किया है वहीं पर अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने ये ना डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव को रिप्रोड्यूस किया हुआ है था। ठीक है, आप लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, अपनी डेफिनेशन पढ़ी होगी, बट प्लीज हमारे यहाँ पर ये लोग ना इसे एक रिलेटिव की डेफिनेशन के ऊपर ही ना पूरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना जाते हैं जिसका आंसर ही चेंज हो जाता है। तो चलो फटाफट, रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन। मान लो मैं बात कर रही हूं कि अभी हम सीए अमन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम कह रहे थे ना सीए अमन के रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं, है ना, जो एक्सेप्शन पड़ी थी उसमें। मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर, इफ, तो अमन के, अगर मान लो अमन एक एचयूएफ का पर्सन है, एक एचयूएफ का मेंबर है, तो अमन की एचयूएफ में जितनी मेंबर्स हैं, हो सकता है अमन के एचयूएफ के अंदर कई लोग मेंबर्स, उनके दादाजी भी मेंबर हो, तब तो वो भी आ जाएंगे डायरेक्ट, वो भी आ जाएंगे रिलेटिव के लिस्ट में, अदरवाइज नहीं। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी अमन के केस में अमन की वाइफ वुड बी रिलेटिव, और वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड प्रिस्क्राइब मैनर यहां दिया है, यानी सीए अमन के,
तो आप बताओ फर्स्ट वाले के अंदर तो क्या चीज दी हुई है, सीए अमन अगर एक एचयूएफ के मेंबर है तो एचयूएफ के सारे मेंबर्स उनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। अमन की वाइफ हो गई, एंड अगर ये अमन नहीं होते, अगर ये मान लो अमीना होती तो उनके हस्बैंड, ओके। और वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर। अब फटाफट से सुनो, अमन के पापा, यानी अगर ये अमन है तो अमन के पापा, यानी एक पीढ़ी ऊपर मान के चल रहे हैं। अभी अमन की कोई एचयूएफ नहीं है, एचयूएफ वाले पॉइंट तो ऊपर हो गए थे क्लियर, है ना। एचयूएफ में तो मैटर ही नहीं करेगा कि कौन मेंबर है कौन नहीं। पापा, उनके मम्मा, आप मम्मी बोलते हैं तो मम्मी, मदर, ओके। आगे कहता है ब्रदर, अमन के सेम सिमिलर पीढ़ी में, हाँ, सिबलिंग्स जिसको हम बोलते हैं, अमन के भाई, अमन की सिस्टर, अमन के बेटे, सन, अमन के डॉटर। अब आगे चलिए, डॉटर के हस्बैंड भी हैं एंड सन की वाइफ भी है, सन एंड हिज वाइफ, डॉटर एंड हर हस्बैंड। अब बेटे एक बड़ी अजीब सी चीज है, देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो हस्बैंड वाइफ, अच्छा अमन की वाइफ तो पहले ऊपर वाले इस वाले रिलेशन में कवर हो ही गई थी ना, ठीक है। पापा भी हैं, मम्मा भी हैं, ओके, भैया भी हैं, दीदी भी हैं, बेटे भी हैं, बेटी भी हैं, बेटे की वाइफ भी है, बेटी के हस्बैंड भी है, पर भैया की वाइफ और सिस्टर के हस्बैंड नहीं है, इसलिए इसी पे क्वेश्चन आता है। सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो प्लीज माइंड इट, ओके। अब यहां पर ना शायद ये जो कंपनीज एक्ट ने सारे रिलेशंस बनाए हैं, जहां तक मुझे लगता है ये कहीं ना मतलब देखो एक बड़ी मजेदार सी बात है, मतलब अमन के ऊपर अमन की जो सिस्टर है वो तो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, इसलिए उनको तो रिलेटिव में ले लिया, पर जो सिस्टर की हस्बैंड है जिया जी, अब आप जरा अपने 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 हिंदुस्तानी परिवेश में देखिए, हाँ आप बताओ अमन के सिस्टर के हस्बैंड, क्या वो इसका मतलब अमन के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकता? थोड़ी अजीब सी बात है। हाँ, अमन की डॉटर के हस्बैंड तो चलो इंक्लूड किया, सन की वाइफ भी इंक्लूड की है, बट अमन के ब्रदर की वाइफ इंक्लूडेड नहीं है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, पर इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन बनाने के लिए पॉइंट मिल जाता है। और एक जो बड़ी अजीब सी चीज है, सारे स्टेप रिलेशंस हैं पर डॉटर का स्टेप रिलेशन इंक्लूडेड नहीं है, इट्स माइनस, इट्स नॉट देयर। मतलब फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, ब्रदर भी स्टेप ब्रदर, सिस्टर भी स्टेप सिस्टर, सन भी स्टेप सन, डॉटर भी स्टेप डॉटर नहीं है। क्यों? इसका मतलब अगर डॉटर है और स्टेप डॉटर है तो क्या ये लोग ये सोच रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकती हैं? उनको क्यों अलग रखा गया? वैसे तो आप इतना ज्यादा बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और समथिंग समथिंग ऐसे करके, बट यहाँ पे सारे स्टेप रिलेशंस इंक्लूडेड है, हाउएवर स्टेप डॉटर इज स्पेसिफिकली नॉट इंक्लूडेड। देखिए इस पॉइंट के लिए कंपनीज एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो मेरा आपसे बिना किसी भी इस तरह की चीज में गए हुए, बिना किसी खामुखा के सोशल वाले किसी ऑब्जेक्टिव के लिए अभी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मेरा आपसे ये कहना है कि प्लीज इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे रखिएगा कि ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड जो है वो रिलेटिव में इंक्लूडेड नहीं है, तो उनके पास चाहे कितनी भी होल्डिंग हो, चाहे उनके पास कितना भी क्या भी चीज हो नहीं हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ग्रेट। नाउ अब एक काम करते हैं, यहां पर आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर इसने बोला सीए राकेश सिस्टर्स हस्बैंड, ओके एक सेकेंड, सीए राकेश के सिस्टर के हस्बैंड, ओके ओके ओके, होल शेयर ऑफ फेस वैल्यू की बात करें ऑफ 8 लाख रुपए अल्लाह इन XYZ लिमिटेड, can CA Rakesh be appointed as auditor of XYZ Limited? Yes?
क्यों? जबकि उनकी सिस्टर के हस्बैंड के पास इतने सारे वैल्यू के शेयर्स हैं। तो कैसे भाई? अरे इसलिए क्योंकि वो रिलेटिव की लिस्ट में नहीं आते हैं, बिकॉज ही इज नॉट रिलेटिव। सो नॉन रिलेटिव कितना भी कुछ भी चीजों को होल्ड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ, आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं लग रही है ना? ठीक है, ग्रेट। चलो अब बच्चे, मैं आपको एक इंस्टीट्यूट का एक्सप्लेनेशन और बताते हूँ। हमारे यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट ने एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया था कि दो रिलेटिव्स की होल्डिंग या दो रिलेटिव्स की बात की थी। जैसे फॉर एग्जांपल, उनकी जो सिस्टर है, सिस्टर ऑफ सीए के पास में तो शेयर्स हैं, से फॉर एग्जांपल 50,000 फेस वैल्यू के। एक मिनट आप प्लीज बात सुनिएगा, ठीक है? और जो ब्रदर ऑफ सीए हैं, ब्रदर ऑफ सीए के पास में शेयर्स हैं 80,000 रुपीज की फेस वैल्यू के। आप बताओ इन द कंपनी, हाँ आप बताओ कि वो मेरे ख्याल आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि वो क्वालिफाइड हैं कि डिसक्वालिफाइड हैं कि क्या है। तो रिलेटिव्स कैन होल्ड अप टू 1 लाख, पर वो जो 1 लाख वाली बात है वो इकट्ठा करके एग्रीगेटिव, क्यूमुलेटिव बेसिस, टोटल बेसिस पे देखा है सारे रिलेटिव्स का मिला करके उस क्वेश्चन के आंसर में इंस्टीट्यूट ने। तो हम इंस्टीट्यूट वाला ही व्यू पॉइंट अपना रहे हैं। अगर मान लो एक से अधिक रिलेटिव्स का कुछ इंटरेस्ट है तो उन सब रिलेटिव्स का अमाउंट को इकट्ठा करके देखा जाएगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करना होगा, क्यूमुलेटिव या ऑल टुगेदर, टेकन ऑल टुगेदर, ओके, ऑल टुगेदर बेसिस पे। तो इसके बारे में ना देखो, ऐसा नहीं है इसके बारे में कोई बहुत क्लियर कट गाइडलाइन हो या बहुत क्लियर कट लॉ मेकर्स ने कहीं पे लिखा हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टिल इट इज ओपिनियन बेस्ड एंड इफ दे पीपल आर फॉलोइंग दैट यस सारे रिलेटिव्स का इकट्ठा करके इंटरेस्ट देखना है, ओके वी विल बी अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ओनली, देयर आर नो ईगो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, चलो अब बच्चे आप मेरे को बताओ, आप लोग ने नोटिंग कर लिया है वो वाला जो मैंने आपको बोला था? और अब आते हैं यहीं पर। अब बताओ, इतनी बात में किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर ले। डी, अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, सबसे पहले इस पॉइंट को निपटा दीजिए, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी आइदर इन द कंपनी और को सब्सिडियरी और इट्स एसोसिएट कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और होल्डिंग, देन इन दैट केस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस कंपनी स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन, जिस कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर वो शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी का कैश वाली कंपनीज में से कोई भी। हाउएवर इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक एक्सेप्शन है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिलेटिव है तो रिलेटिव कैन होल्ड अप टू 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक का शेयर इन द कंपनी, शेयर, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव, व्हाटएवर दैट इज सिक्योरिटी इन द कंपनी। और अगर वो इवन 1 लाख से अधिक की फेस वैल्यू का भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है रिलेटिव ओनली रिलेटिव, तो सीए को 60 दिन का वक्त दिया जाएगा करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। इस रिस्पेक्ट में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सीए के रिलेटिव कौन होते हैं, ताकि जब हम ये रिलेटिव वाला क्वेश्चन करें तो हम वो फेस वैल्यू अप टू 1 लाख रुपीज वाला पॉइंट समझ पाए। ध्यान रखना है, सिस्टर के हस्बैंड और ब्रदर की वाइफ, इनको कंपनीज एक्ट ने रिलेटिव की लिस्ट के अंदर नहीं रखा हुआ है। दूसरी बात, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर 2 या 3 रिलेटिव्स ने अलग अलग शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो जो 1 लाख रुपए का लिमिट लगेगा ये सबके ऊपर इकट्ठा लगा करके एंड देन उसके बाद में आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आई होप इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट। अब बस हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, मिक्स एंड मैच नहीं, इसीलिए फ्लो चार्ट बनवाया है। पता है क्या, ये जो एक्सेप्शन था ये स्टार केवल फर्स्ट पॉइंट का था, इसको भूल करके भी आप सेकंड वाले पॉइंट में नहीं लगाएंगे जब हम इंडेटेड वाला पॉइंट करेंगे, नहीं आप यहां पर नहीं लगा सकते आप, है ना। ये एक्सेप्शन केवल सिक्योरिटी का था रिलेटिव वाला, ये इंडेटेड का एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, चलो। So if he himself or any relative or any partner
और जब भी रिलेटिव का देखेंगे तो हम रिलेटिव का सारे रिलेटिव्स का क्यूमुलेटिव टुगेदर। इफ दे आर इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज, सीए अमन ऑडिटर की तरह से पॉइंट होना चाहते हैं, पर जिस कंपनी में वो ऑडिटर की तरह से पॉइंट होना चाहते हैं उनके फादर ने उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी से 50 लाख का लोन उठाया हुआ है, क्या वो ऑडिटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। अगर उनके पापा सारा लोन रीपे कर दें अपॉइंटमेंट से पहले, तो क्या वो ऑडिटर बन सकते हैं? बेशक बन सकते हैं। अगर सीए अमन के फादर ने या किसी भी रिलेटिव ने उनके ऑडिटर बनने के बाद 4.5 लाख रुपए का लोन लिया, 4.5 का मतलब 4.5 लाख रुपीस का लोन लिया कंपनी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडेटनेस की लिमिट क्या है? 5 लाख से अधिक की लिमिट है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा हमेशा। देखो कोई एक्सेप्शन ये इंडेटेड के केस में नहीं है, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। चलो अब बच्चे मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सीए राकेश हैज टेकन अ लोन, यानी राकेश, मैं हिमसेल्फ लिख दूं यहाँ पे, उन्होंने खुद से एक लोन लिया ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम एस फाइनेंस लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ अ कार। हमें मतलब ही नहीं किस वजह से लिया है लोन, लोन लिया है ना, परचेज ऑफ कार के लिए लिया हो, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए लिया हो, परचेज ऑफ कोई पर्सनल लोन लिया हो, अपने कोई खर्चे निपटाने के लिए लोन लिया हो, हाउसिंग फाइनेंस कराया हो, कुछ भी कराया हो, हमें मतलब नहीं है इस बात से। लोन लिया ना, इंडेटेड हो ना। देखो जब कोई व्यक्ति किसी के टूवर्ड्स इंडेटेड होता है, मतलब मान लो अब देखो अब सीए राकेश को ना पैसा वापस करना है कंपनी का या कंपनी की होल्डिंग के सब्सिडरी का। जब किसी का पैसा वापस करना है तो आप उसके दबाव में काम कर रहे होते हो, आप उससे प्रेशराइज हो जाते हो। आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट? इफ somebody इज इंडेटेड, अगर किसी को किसी का पैसा वापस करना है तो सामने वाला बंदा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है ना, कि सीए राकेश अच्छा तुम रिपोर्ट में लिख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, ओ हेलो तूने मेरे ना 8 लाख रुपए वापस करना है, अभी ध्यान रखियो। बस कंपनीज एक्ट ने क्या चीज करी, वो इन्फ्लुएंस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी कि 5 लाख से अधिक, यानी उन्होंने अब कुछ तो मटीरियलिटी बनानी थी ना, तो उन्होंने कह दिया अगर 5 लाख तक का लोन है तो आप प्रभावित नहीं होते, छोड़ो उसको। चलो, फॉर परचेज ऑफ अ कार, एस फाइनेंस कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ एच, इट इज अ subsidiary of H Limited. Okay, can he be appointed as auditor of H Limited? ना, मतलब ही नहीं। ठीक है, चलिए जी बताइए। नो, क्यों? क्योंकि लोन एक्सीड कर रहा है 5 लाख से। अच्छा, आप मुझे बताओ एक और क्वेश्चन। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं, सेम क्वेश्चन में मैं आपको बोलते हूं, अच्छा एक चीज, अगर आपको कभी भी लगता है ना आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, आप स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस तरह के बहुत से अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन आपको किताब में ही दिए हुए हैं, कुछ सॉल्व हैं, हिंट आंसर्स हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो आपको इनकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ये केवल एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। इवन एमसीक्यूज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलो, अब मैं अगर आपसे कहूं यहाँ पे 8 लाख नहीं होता, 80,000 होता, 80,000 रुपीज होता, तो क्या होता? सीए राकेश हिमसेल्फ हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम एस फाइनेंस लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ अ कार। एस फाइनेंस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी, कैन ही बी अपॉइंटेड? यस, ही कैन बी। हाँ, वो अपॉइंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आप बताओ इसी क्वेश्चन में, if such loan has been taken by Rakesh's wife and not by Rakesh himself, can he be appointed? बताइए, आंसर में कोई तब्दीली आएगी? नहीं, फिर भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाइफ इज रिलेटिव, क्योंकि वाइफ उनकी रिलेटिव है। इवन अगर वाइफ ने लोन लिया हुआ है तो भी आप नहीं कर सकते हो काम। चलो, अब इसी वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूं, इसी वाले क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर, आप लिख भी सकते हो, समझ सकते हो, बिफोर अपॉइंटमेंट
he repaid loan to the amount he repaid loan, सिंपल करते हैं, he repaid rupees 6 लाख. Now, can he be appointed? Yes. In question number 15, if before appointment he repaid rupees 6 लाख, तब क्या हुआ? Yes. क्यों? क्योंकि अब वो indebted कितने अमाउंट के लिए रह गया, बता सकते हैं आप मुझे? Now he is indebted only 2 lakh rupees. So only 2 lakh rupees का मतलब 5 lakh rupees को exceed तो नहीं कर रहा ना? Yes, वो ऐसा कर सकता है, अब वो अपॉइंट हो सकता है. So now he can be. आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी क्वेश्चंस है. आप देख लो कैसे आप एक ही क्वेश्चंस की ब्रांचेस बना सकते हो, एक ही क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, है ना. सो इट इज ऑल अबाउट, थोड़ा तो लर्न करना पड़ेगा, पर वो रिविजन के साथ साथ लर्न हो जाता है. ठीक है, तो एक तो ट्रिक है कि हाँ रिविजन के साथ लर्न करना, और एक कैसे उस प्रोविजन को आपने अप्लाई किया. तो अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए एप्लीकेशन के, आपका काम हो गया. चलो, अब अगर मैं आपसे पूछती हूं एक और क्वेश्चन. मैंने कहा कि अगर इसी वाले क्वेश्चन में लोन हैज बीन टेकन बाय हिज ब्रदर्स वाइफ, उसकी वाइफ ने लोन नहीं लिया. एक काम करते हैं ना, इसी वाले क्वेश्चन में करो. लोन हैज बीन टेकन बाय हिज ब्रदर्स वाइफ, नॉट बाय हिम. तो क्या उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है? क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? नॉट डिस्क्वालिफाइड. ही कैन बी अपॉइंटेड. क्यों? क्योंकि ब्रदर की वाइफ इज नॉट ट्रीटेड एज रिलेटिव अंडर कंपनीज एक्ट 2030. इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पक्का से? ग्रेट. चलो, अब बच्चे इसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस आते हैं, समथिंग विच आर वेरी गुड क्लैरिफिकेशन. ओके, देखो ये जो एक इंडेटेड वाला पॉइंट है, इस इंडेटेड वाले पॉइंट के नो स्टार, नहीं तो स्टार से तुमको लगेगा. एक तो एक बात हमेशा याद रखना, वो रिलेटिव वाला जो एक्सेप्शन है ना, ये वाला 1 लाख तक का, वो केवल सिक्योरिटी के लिए, वो इसके लिए नहीं है. मैं तुमको बार बार ये वाली बात क्यों बोल रही हूँ? मैंने एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं इस वाले पॉइंट पे. बहुत बच्चा क्वेरी लिख करके पूछता है कि मैम वो रिलेटिव को तो 60 दिन मिलते हैं. फिर मैं बोलती हूँ अच्छा 60 दिन कहाँ मिलते हैं? लोन के केस में मिलते हैं, रिलेटिव के केस में, या फिर ये मिलते हैं इसमें? ओ हाँ, मैं मिस कर गया. सो प्लीज इसको ध्यान रखना. ठीक है, इंडेटेड के केस में देयर इज नो एक्सेप्शन, राइट. देखो, अब ये जो इंडेटेड वाला पॉइंट है, इस इंडेटेड के लिए इसी सेक्शन के लास्ट में आप जाएंगे तो आपको एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला एडिशनल पॉइंट मिलेगा. आपको मिला डिस्क्वालिफिकेशन वाला एडिशनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा. If an auditor purchases on credit goods of the company of a value exceeding rupees 5 lakh, he shall be indebted to the company and consequently shall vacate the office. It is immaterial that credit period allowed to the auditor is allowed to all the customers in the ordinary course of business. चलो एग्जाम्पल बनाते हैं. देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. CA अमन जो है, वो CA अमन एक F फर्नीचर वाला लिमिटेड के ऑडिटर थे. ठीक है, अब क्या हुआ, इनके ऑडिटर थे और मान लो वो ऑडिटर की तरह से अपॉइंट हुए, मतलब वो ऑडिटर हैं. अभी उनको ऑडिटर का टेन्योर चल रहा है. ही इज ऑडिटर. अभी तक उन्होंने कोई ऑडिट रिपोर्ट दी नहीं है. ही हैज बीन अपॉइंटेड, अपना काम कर रहे हैं ड्यूरिंग टेन्योर. पता है मैं टेन्योर अभी क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि टेन्योर ना ज्यादा क्लैरिटी मुझे 139 में बहुत अच्छे से मिलती है, तो मैं उसको 139 के बीच में क्लब कर दूंगी कैजुअल वैकेंसी समझाने के लिए डेट्स के हिसाब से. बस अभी वो ऑडिटर हैं. और ये कौन है? ये उनका क्लाइंट है. अब केस नंबर 1, वो इस क्लाइंट से ऑन क्रेडिट फर्नीचर खरीदते हैं. ठीक है, और फर्नीचर खरीदते हैं वो से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का. केस नंबर 2, ऑन क्रेडिट फर्नीचर खरीदते हैं वो
20 लाख रुपए का। केस नंबर 3, वो एडवांस में पे करते हैं एंड देन बाय, और फिर बाय करते हैं फर्नीचर 20 लाख का। आप बताओ इसमें से किस किस केस में वो डिस्क्वालिफाइड होंगे? ठीक है, ये एक एमसीक्यू है। नाउ ही इज डिस्क्वालिफाइड इन केस नंबर 1 ए, केस नंबर 2 सी है, केस नंबर 3 एंड डी ऑप्शन है ऑल द केसेस। वो सब में डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। डिस्क्वालिफाइड का मतलब उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। हाँ जी, सो देयर इज अब इसको कितना लंबा चौड़ा वाला क्वेश्चन बना दे, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होएगा। C. Aman has been appointed as auditor of Farhan Akhtar Furniture Wala Limited. While doing the audit, he found that the furniture in the company's factory is really good, and he wants to buy the same for his office. Now, in case number 1, he buys the furniture of invoice value amounting to rupees 2 lakhs on credit. On credit का मतलब उधारी. From the company, it is to be noted that the company allows such credit period to all its known customers. Case number 2, he purchases on credit furniture worth rupees 20 lakh. Case number 3, he pays the amount in advance and then he buys the furniture of rupees 20 lakhs. Okay, now please tell in which of the case he is disqualified. सोचो आप सही आंसर दे पाए या नहीं, और फिर उसके बाद में आप उसको देखिएगा सही आंसर क्या है। ओनली केस नंबर 2? अच्छा, क्यों केस नंबर 2? केस नंबर 1 में क्यों नहीं? क्योंकि क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा, उधार का लिमिट 1 लाख नहीं, उधार का लिमिट 5 लाख है। ठीक है, ग्रेट। केस नंबर 2, क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा 20 लाख। जिस पल जिस मोमेंट आपने उधार पे सामान खरीदा 5 लाख से अधिक का, उसी पल आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ठीक, चलो ग्रेट। एडवांस में पे किया और फिर बाय किया 20 लाख का, तो एडवांस में पे किया, कोई उधार की बात ही नहीं है। पहले आपने पैसा पे किया और फिर उसके बाद आपने फर्नीचर खरीदा। यू आर नेवर इंडेटेड, इट्स ओके। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ, अगर ये परचेज की होती बाय अमन्स ब्रदर, अगर ये परचेजेस अमन की भाई ने करी होती तो भी आंसर सेम रहता ना। वो डिस्क्वालिफाइड केवल केस नंबर 2 में होता ना, और यहाँ पे उसको कोई 60 दिन नहीं मिल रहे हैं चीजों को करेक्टिव एक्शन करने के लिए। ध्यान आया मैं क्यों बार बार ये वाली बात को रिपीट कर रहे हूँ? क्योंकि वो 60 दिन वाला कॉन्सेप्ट और रिलेटिव को एक्सेप्शन वाला कॉन्सेप्ट वो केवल सिक्योरिटी होल्ड करने के केस में है, उसमें कोई उधार पे सामान खरीदने वाले के केस में नहीं है। चलो जी, आप बताओ, तो भी आंसर आपका सेम रहता। ठीक है, ग्रेट। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आया, इफ एन ऑडिटर रिकवर्स फीस। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इफ एन ऑडिटर्स रिकवर्स फीस फ्रॉम द कंपनी ऑन अ प्रोग्रेसिव बेसिस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, even though the audit has not been completed, he cannot be said to be indebted to the company, and therefore he shall not vacate the office of the auditor held by him. इसका क्या मतलब है? देखो, प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम लोग काम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग काम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग पैसा चार्ज करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज कराने जा रही हूं इसी पर्टिकुलर पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। शुड आई मेड इट हियर? नहीं, मैं इसको यहीं पर बनाती हूं। चलो लिसन, if an auditor recovers fees from the company on a progressive basis, even though the audit has not been completed, he cannot be said to be indebted to the company, and therefore he shall not vacate the office of the auditor held by him. Okay, अब बहुत ख्याल से बहुत ध्यान से बात समझना।
ऑडिटर की जो फीस डिसाइड होती है, वो फीस मान लो एडवांस में डिसाइड हो जाती है कि भाई मैं आपका इस साल का ऑडिट करूंगा और मैं 10 लाख रुपए टोटल फीस चार्ज करूंगा। ध्यान से सुनना प्लीज, सारे केसेस आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब होता है जितना काम किया उतनी हिस्से की फीस आपने ले ली। मतलब अगर आपने 20% काम किया तो अपनी कंपनी को बोला भाई कंपनी एक काम करो, पहले तुम ना मेरे को 20% के बराबर, से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोला, आप 2 लाख रुपए पैसा दे दीजिए, 2 लाख रुपए का अमाउंट आप मेरे को दे दीजिए, राइट। तो फीस 10 लाख रुपए की टोटल फीस थी, प्रोग्रेसिव बेसिस, ठीक है। आप इसमें से मेरे को 2 लाख रुपए आप मेरे को अभी दे दीजिए अगर मैं 20% काम कर चुका हूं। अब क्या हुआ, यहां पर उसने फीस की बात की थी, ठीक है, प्रोग्रेसिव होगी। वर्क कंप्लीट किया, वर्क कंप्लीटेड 20%, ओके। अब मेरा केस नंबर 1, ही चार्ज, आपको नोट करना है तो साथ में नोटिंग कीजिए, इतने केसेस नहीं मिलेंगे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह में, ठीक है, पर इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ही चार्ज्ड 2 लाख रुपीज, ओके, प्रोग्रेसिव बेसिस पे उसने चार्ज किया। तो क्या वो इंडेटेड है, क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? आप इस सवाल का जवाब देंगे। सेकंड, काम तो उसने कंप्लीट किया, मैं आपके सामने सारी बात लिख रही हूं, काम तो उसने कंप्लीट किया 20% ही, ठीक है, काम तो उसने 20% ही किया, बट उसने उसके बदले जो चार्ज किया वो उसने कुछ अलग अमाउंट चार्ज किया। बट ही चार्ज्ड, ध्यान से, हाँ, 8 लाख रुपीज। पहला क्वेश्चन, क्या वो इंडेटेड है, क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? थर्ड क्वेश्चन, he charged 3.5 lakh rupees। क्वेश्चन, क्या वो इंडेटेड है, क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? आपको इतनी सवाल का जवाब देना है भाई। टोटल फीस कितनी थी? 10 लाख रुपए की टोटल फीस थी। वर्क कंप्लीट कितना हुआ? 20%, तो उसका जायज कितना अमाउंट बनता है? 2 लाख रुपए। वो ये कह सकता था कि भाई मैंने ना वर्क कंप्लीट 20% कर दी। मैम 20% कैसे डिटरमाइन होता है? आई टेल यू, ऑडिटर्स ना कई बार अपने काम का अंदाजा लगाते हैं कि भाई ठीक है, इस वाली ऑडिट पर मान लो मेरे को टोटल साल के अंदर 20 दिन जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं 4 दिन जा चुका हूँ, 4 दिन के बराबर मैं काम कर चुका हूँ, मैं इतने मैन आवर्स लगा चुका हूँ इसके ऊपर, तो मेरा ऑलमोस्ट 20% काम खत्म हो गया है। ऐसे करके वो लोग अपने काम को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। ही चार्ज 2 लाख रुपीज, क्या वो इंडेटेड है? पहला क्वेश्चन क्या है, क्या वो इंडेटेड है? नहीं, वो इंडेटेड नहीं है। क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? नहीं, वो डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने फीस चार्ज किया प्रोग्रेसिव बेसिस पे, 20% काम किया, 20% के बराबर उसने पैसा चार्ज कर लिया। 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। ऑलराइट, ग्रेट। देखो ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसीलिए बोल रही हूं अगर करना है तो नोटिंग कर लो। इससे बहुत आसान लेवल का आएगा क्वेश्चन, नॉर्मली आ भी सकता है इस लेवल का, एग्जामिनर ने कुछ बढ़िया क्वेश्चन बनाया तो। ही चार्ज 8 लाख रुपीज, क्या वो इंडेटेड है? यस। चलो, इंडेटेड कितने रुपए के लिए? ध्यान से लिखना। 8 लाख रुपए चार्ज किए, बनते कितने थे? 2 लाख बनते थे, तो इंडेटेड कितने रुपए के लिए? 6 लाख के लिए इंडेटेड है। क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? यस। क्यों डिस्क्वालिफाइड है? क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है 5 लाख रुपीज को। 5 लाख रुपए अधिक ले लिए ना। अगर मान लो किसी वजह से वो अभी इस टाइम पे रिजाइन करता है तो उसको वापस करने पड़ेंगे ना एक्सेस अमाउंट। बनता था 2 लाख रुपए पर चार्ज कितना कर लिया? 8 लाख रुपए। कितना एक्सेस है? सो एक्सेस कितना है? इतना। ही चार्ज 3.5 लाख रुपीज, क्या वो इंडेटेड है? इंडेटेड तो है। कितने अमाउंट से इंडेटेड है? एक्सेस कितना है? एक्सेस है 3.5 माइनस 2L, क्योंकि 2L बनता था 1.5। क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? नो, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा आप बताओ क्यों डिस्क्वालिफाइड नहीं? अब तक आपको सारी ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख रुपीज से एक्सीडिंग नहीं है। दैट इज वाई ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड।
ओके, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जिनके ऊपर आपसे ये जो प्रोग्रेसिव बेसिस टाइप्स के क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड चीज पूछी जा सकती है. सो आई थिंक अगर आप इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट पक्का कर लोगे ना, आपको तकलीफ नहीं होगी. सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव बेसिस? बहुत सिंपल है. अगर मान लो ऑडिटर प्रोग्रेसिव बेसिस जितना जितना काम करता जा रहा है उतनी इतनी फीस चार्ज करता जा रहा है, राइट? तो अगर मान लो उसकी टोटल फीस थी 10 लाख रुपए, काम कंप्लीट किया उसने 20% के बराबर. अगर उसने 20% के बराबर ही फीस चार्ज की, मतलब 20% 10 लाख का 2 लाख रुपीज फीस चार्ज की, तो वो ना तो इंडेटेड है ना डिस्क्वालिफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इफ ही चार्ज as against 20% of work done, if he charged 8 lakh rupees, so yes, he is indebted. He is indebted for the excess money that he charged from the client, and that is 6 lakh rupees. And yes, he shall vacate the office because वो disqualified भी हो गया क्योंकि उसका indebtedness जो है वो 5 लाख से अधिक का हो गया. पर अगर उसने उस 20% के अगेंस्ट केवल 3.5 लाख रुपए चार्ज किए, हाँ वो इंडेटेड तो है जितना उसने एक्सेस में चार्ज किया. एक्सेस में चार्ज किया 1.5 लाख रुपीज, उसके लिए इंडेटेड है. पर क्या वो डिस्क्वालिफाइड होएगा? बताओ. नहीं, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है. सिंपल. कुछ मुश्किल था ये? बिल्कुल भी नहीं. ओके, ग्रेट. चलिए अब हम यहीं पे पढ़ने जा रहे हैं ये वाला पॉइंट. आज हम अभी के लिए हम ये डी वाला क्लॉज पहले जरा आराम से खत्म कर लें और इसके कुछ क्वेश्चंस कर लें. ठीक है, चलो. अब ये कहता है आपसे, ये क्वेश्चन ओके हो गया. अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर. अच्छा, अब तक आपको ये रिलेटिव और पार्टनर वाली चीज तो क्लियर हो गई है ना? ग्रेट. हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन. मैम यहां पे उधार किसने लिया हुआ है? तो उधार सीए ने या सीए के रिलेटिव या पार्टनर ने नहीं लिया, किसी थर्ड पार्टी ने उधार लिया. ठीक है, मान लो से फॉर एग्जाम्पल गुड फेथ में प्लीज एक सीए है, सीए अमन, और वो एक से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए उनकी बात चल रही है, मान लो XYZ लिमिटेड के अंदर. और XYZ लिमिटेड से मान के चलते हैं मिस्टर नीरव मोदी जी ने, या कोई और नाम भी ले सकते हैं, मिस्टर डीसी मिस्टर दिलीप छबरिया जी ने. आई गेस आप लोगों ने सुना होगा ईयर 2021 के स्टार्टिंग में थोड़ा न्यूज में इनका नाम आया था कि कुछ जैसे ये कार्स को नया करके बनाते थे या कार्स को ये लोग टोटली चेंज करते थे, तो उनके ऊपर कुछ जालसाजी के मुकदमे हुए कि उन्होंने कुछ लोन्स एक्स्ट्रा उठाए हुए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो क्या हुआ, ये जो XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड से मिस्टर डीसी ने लोन उठाया हुआ था, राइट? और लोन कितने भी रुपए का हो, पर सीए अमन ने इन पर्सन के लोन के अगेंस्ट गारंटी दी हुई है. और वो गारंटी मान लो कमी लेकर के चलते हैं, मान लो केवल 1.5 की ही है, मान लो 1.5 लाख की गारंटी है. सो अमन ने गारंटी दी जबकि लोन किसी थर्ड पार्टी ने उठाया था, या अमन के रिलेटिव ने गारंटी दी, या अमन ने कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पे, अमन ने अपनी गाड़ी रखवा दी सिक्योरिटी के तौर पर कि अगर मिस्टर डीसी XYZ लिमिटेड आपको लोन का भुगतान नहीं कर पाएंगे अपने उधार का, तो आप एक काम करना, आप मेरी गाड़ी को जब्त कर लेना. ठीक है, और कितने अमाउंट के लिए? द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू इज 1 लाख रुपीज. और ऐसा, या तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन. तो अब बताओ, अगर मान लो किसी भी थर्ड पर्सन ने या तो कंपनी या कंपनी की होल्डिंग या कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी की को सब्सिडरी एसोसिएट इनसे उधार लिया है, और सीए या सीए के रिलेटिव या सीए के पार्टनर ने उनके लिए गारंटी दी है या उस लोन के कनेक्शन में अपनी तरफ से कोई सिक्योरिटी रखाई है जिसका अमाउंट 1 लाख से अधिक है, तो भी वो सीए डिस्क्वालिफाइड है. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सामने वाले व्यक्ति ने पैसे का पेमेंट नहीं किया तो आपको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा ना, तो आपकी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे. ये जो इंडिपेंडेंस वाला फंडा है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक्चुअली. ओके, ग्रेट. चलो अब ये क्या कहता है आपसे. अच्छा, पहले तो आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन बताइए. Auditor of XYZ Limited has
completed 60% of his work till now and has charged rupees 6 lakhs out of total fees of rupees 10 lakh on progressive basis before completion of entire audit. Is he disqualified? आप ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं तो मुझे लगता है इसको आप यहां से बढ़ने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन हो जाएगा ये, ठीक है? नो, क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव बेसिस अलाउड है। बट अगर वो 6 लाख रुपए एडवांस में ले ले और काम कुछ भी शुरू ना करे, what if he receives 6 lakh rupees in advance before starting any work in question number 7? उस 17 उसने इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं किया, जीरो वर्क, और जीरो वर्क के अगेंस्ट 6 लाख रुपए की एडवांस फीस, तो एक्सेस कितना है? 6 लाख का, और 6 लाख का एक्सेस का मतलब इंडेटेड है तो डिस्क्वालिफाइड है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ओके? और आपके पास वो गारंटर वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको मिस्टर दिलीप वाला एग्जांपल दिया, ठीक? चलो ग्रेट। अब मैं ये सोच रही थी अगर हम पहले इतने पार्ट के क्वेश्चंस कर लें, है ना, एंड देन फिर उसके बाद हम आगे चलें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो पहले इतने पार्ट के थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। देखो आपको ना इसी सेक्शन के जस्ट बाद कुछ इलिस्ट्रेशंस दी हुई हैं, इलिस्ट्रेशंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स, ओके? इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन में से अभी आप कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर्स दिए हैं, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो आप, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, आप फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है रिलेटिव के ऊपर ना, आप फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर्स दिए आपको और मैं करा चुकी हूं, प्लीज बिलीव मी, ओके? बस आप इतना ही क्वेश्चन कर, नहीं वैसे आप एट्थ भी कर सकते हो इतने क्वेश्चन तो आपके हो गया। चलो, मिस एकता इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय ऑफ पार्टीशन लिमिटेड। आप बताओ क्या वो ऑडिटर बन सकते हैं इस कंपनी का? नहीं, क्योंकि जो बी क्लॉज था, प्लीज बी क्लॉज में दिया था ना, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वहां पे पार्ट टाइम या फुल टाइम तो लिखा ही नहीं था, सो एनी एम्प्लॉय के नॉट, ठीक? चलो, मिस्टर शेखर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज होल्डिंग डिबेंचर्स इन दीर्घायु लिमिटेड। क्या वो दीर्घायु लिमिटेड के ऑडिटर बन सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स भी सिक्योरिटी में आते हैं। मिस्टर लिटिल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिज फादर इज होल्डिंग शेयर्स इन प्रकाश लिमिटेड, द फेस वैल्यू इज, हम कर चुके हैं ना बेटे, हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, अच्छे से मैंने आपको 2-3 पार्ट्स बना के करा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? सो आपको क्या देखना है? आपको फेस वैल्यू देखनी है, क्यों? क्योंकि रिलेटिव कैन होल्ड up to security up to a face value of rupees 1 lakh in the company. चलो, उसके बाद his sister's husband hold equity share having face value of 50 lakhs. So sister's husband is not relative. अगर उनके पास 50 लाख छोड़िए, उनके पास में अगर 2.5 करोड़ की फेस वैल्यू के भी शेयर से कुछ भी है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, आप ऑडिटर की तरह पॉइंट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में वो रिलेटिव की लिस्ट में नहीं आते हैं। मिस्टर ड्राविन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ही होल्ड अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ड्रोना लिमिटेड इन हिज ओन नेम, स्टेट वेदर ही इज डिस्क्वालिफाइड। यस, ही इज डिस्क्वालिफाइड, व्हाई? Because the term security shall include share, debentures as well as derivative contract in the company. ठीक है, आई डोंट थिंक किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या चाह रही थी, थोड़ा सा आगे चलने से पहले, है ना, आगे के क्वेश्चंस भी करने से पहले एक बार जितना आपने किया है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 18 कर लिया और कुछ नोट्स बना लिया। आई गेस दिस शुड बी सफिशिएंटली इनफ, ठीक है? तो आज के अभी के क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, बट एक काम जरूर करना है आपको, प्लीज एक काम जरूर करना है, अभी की सारी नोटिंग्स, एवरीथिंग, मतलब ऐसा ना हो कि आप सारी चीजें ना इकट्ठा होते चले जाएं और लास्ट में जाकर के और स्टडी मटेरियल भी उठाने उसके सारे जम्बल्ड अप वाले करेंगे आप। अभी तो मैं आपको एक सेक्शन क्लॉज पढ़ा रहे हूं,
फिर उसके साथ के साथ में उसके ऊपर बेस्ड कुछ कुछ छोटे छोटे केस स्टडीज सॉर्ट ऑफ करा रहे हो। आप चिंता मत कीजिए, आपको पता है किताब के अंदर ही लास्ट में जाकर के आपको इनके बहुत सारे, ये देखिए ये सॉल्व है, बट मैं अभी ये सॉल्व वाले ना एक्चुअली करना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, सॉल्व तो है ही ना, ये रहा सॉल्व क्वेश्चन आंसर। सो दिस इज द सॉल्व क्वेश्चन आंसर कि आपको कैसे लिखना है। पहले आपको कंपनीज एक्ट का प्रोविजन देना है, फिर आपको प्रेजेंट केस स्टडी से रिलेट करना है, फिर आपको उसका आंसर देना है। सो आई डोंट रियली थिंक कि अभी एकदम से आपको कोई इसके सोल्यूशंस पे जंप करने की जरूरत है, राइट? अदरवाइज क्या होगा, हम ये जो 18 केस स्टडीज कर रहे हैं छोटे छोटे बना करके, इनके कंक्लूजन्स निकाल के, इनके आंसर्स ही रटते रह जाएंगे, राइट? 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में ये बस आंसर्स ही आंसर्स बढ़ते जाएंगे। सो नहीं, ये नहीं करना है अभी, ठीक है? फिर हम जम्बल्ड अप केस स्टडीज इकट्ठा करेंगे अपने स्टडी मटेरियल से भी। तो अभी के लिए इतना ही, रेस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में, ओके? बट प्लीज डू कीप ऑन रिवाइजिंग।